नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। एक अच्छे और मजबूत घर का सपना हर इंसान देखता है। इस दौड़ती भागती जिंदगी में सभी चाहते हैं कि एक आशियाना हो जहां पर हम रह सके, वो मजबूत हो, उनकी पहुंच में हो। पहले देश में बुनियादी जरूरतों को लेकर रोटी, कपड़ा, मकान की बात की जाती थी, लेकिन अब उसकी जगह बिजली, सड़क, पानी ने ले ली है। सरकारें भी समझी हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बुनियादी ढांचा ही देश के आर्थिक विकास को गति देता है। बुनियादी ढांचे में कई सेक्टर आते हैं, जैसे सड़कें, ब्रिज, डैम, पावर सेक्टर, और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर राज्य और जो केंद्र सरकारें हैं वो मिलकर काम भी कर रही हैं। भारत को 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है, यानी कि जो भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि करीब 60% भारत इस हालत में है, वहां पर कभी भी भूकंप आ सकता है। यहाँ तक कि हम जहां से ये शो कर रहे हैं, दिल्ली NCR, वो भी भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। आज हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, जो इस सेक्टर्स में बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और हम चर्चा करेंगे कि भारत के रेजिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आकार देने में क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं और कौन से वो पहलू हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ मयंक अग्रवाल हैं, CEO हैं गैलेंट ग्रुप के, मनोज कुमार मित्तल हैं, प्रेसिडेंट हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर एसोसिएशन के, N रामकृष्ण राजू हैं, EVP हेड हैं इंजीनियरिंग टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के, और गुरमीत S राय हैं, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट और हेरिटेज मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से कई चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं निकलकर। कंस्ट्रक्शन जो है अब वो बहुत एक डायनामिक सेक्टर जो है उसमें तब्दील हो चुका है। तो सबसे पहले मैं मनोज कुमार मित्तल जी आपके पास आऊँगी। किसी भी कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं, उसकी मजबूती की बात की जाती है, और ऐसे में जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उद्योग और आम आदमी किस दृष्टि से देखता है आप लोगों को? देखिए, सबसे ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि स्ट्रक्चर इंजीनियर की भूमिका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हाउसिंग में बहुत ज़्यादा है। वही हैं जो बिल्डिंग को एक स्टेबिलिटी देते हैं, बिल्डिंग को सेफ्टी देते हैं और बिल्डिंग को इकोनॉमिकल बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी डिज़ाइन होता है उसके अंदर जितने भी लोड्स फैक्टर आते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक लोड हो, सीस्मिक लोड हो, साइक्लोन हो, विंड लोड हो, डेड लोड, लाइव लोड, मशीन लोड, सो में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स भी होते हैं। तो कितने लोड्स बिल्डिंग पर या किसी स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाले हैं और कितनी तरह के मेटल्स हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से मेटल सूटेबल हैं, किस तरह से उसको यूज़ किए जाएँ, कैसे उनकी साइंटिफिक कंप्यूटेशंस की जाए और कैसे उसको डिज़ाइन बना के, ड्राइंग बनाकर साइट पर प्रेजेंटेशन किया जाए, तो वो सब चीज़ें, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर आ जाता है। लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली हमको ऐसा लगता है कि जनरल पब्लिक स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के बारे में थोड़ा कम जानती है जी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह से उनके काम की क्वालिटी पे या उनकी विजिबिलिटी में या उसमें भी फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो होते हैं उनका रोल क्या होता है, यही एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आ जाता है। हमारे साथ गुरमीत जी भी हैं। गुरमीत, यहाँ पर मैं आपसे भी ये समझना चाहूँगी कि किसी निर्माण में आर्किटेक्ट की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि जब निर्माण की बात आती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जी, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। ये आर्किटेक्ट की तो जैसे कहते हैं यूज कंट्रीब्यूशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज एक्चुअली आप एक आर्किटेक्ट से पूछ रहे हैं तो आर्किटेक्ट तो यही कहेगा इन टर्म्स ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम तरीके से, और कॉस्ट, स्पेस एंड कॉस्ट बेनिफिट, एंड ऑल्सो जिस हिसाब से एनर्जी कंजम्पशन, और इवन जैसे बात कर रहे मित्तल जी अभी बताए इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तो एक आर्किटेक्ट होते हैं जो सेंटर में होते हैं, जिनके वो सारे ही जो मल्टी सेक्टर इंटीग्रेशन है वो एक आर्किटेक्ट की कंट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि उसमें प्लम्बिंग भी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिकल भी चाहिए, उसमें स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी चाहिए, स्पेशल यूटिलाइजेशन भी चाहिए, और लाइफ साइकिल ऑफ अ बिल्डिंग कि शुरू में कितनी एनर्जी कंजम्पशन है और थ्रू द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग क्या एनर्जी कंजम्पशन है, क्या वो कॉस्ट करता है, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज और रेजिलियंस की बड़ी बात होती है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर गैलेंट ग्रुप से मयंक अग्रवाल भी हैं, CEO हैं। मयंक, आप एक ऐसी इंडस्ट्री से आते हैं जो बैकबोन कही जाती है। जब आपकी इंडस्ट्री किस तरह से निर्माण को सेफ बनाने में, सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रही है, क्योंकि इस वक्त शायद सबसे ज़्यादा जो ध्यान और सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है वो इसी चीज़ को है। और एक चीज़ और यहाँ पर है कि कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बने और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बनी रहे। गैलेंट ग्रुप करीबन 1990 से स्टील रीइंफोर्समेंट मैन्युफैक्चरिंग में है।
1990 से आज तक के इस बड़े दौर में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। जिस तरह से रीइंफोर्समेंट इंजीनियर्स द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है और उसी के हिसाब से हम लोगों द्वारा मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है। तो ये ज़रूरी हो गया है कि आज के डेट में हाई टेंसाइल, हाई स्ट्रेंथ विथ मोर फ्लेक्सिबिलिटी टीएमटी कंस्ट्रक्शन स्टील में आए। किसी भी कंस्ट्रक्शन का, किसी भी स्ट्रक्चर का मैक्सिमम कॉस्ट और मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी रीइंफोर्समेंट स्टील की आ जाती है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन को स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जो कि भूकंप में या कोई भी क्षति होने पे उसको सहन कर सके। तो एज अ मैन्युफैक्चरर हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आज के समय के अनुसार जो आज की रिक्वायरमेंट्स हैं मार्केट की, उस हिसाब से अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स को इम्प्रूव करें, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट हैं उसको मीट आउट करें और उसी हिसाब से स्टील को प्रोड्यूस करें। वेरियस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एन इशू। जो आज की लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करने के लिए टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल है। ज़रूरत है कि मैन्युफैक्चरर्स उसको अडॉप्ट करें और ये इंश्योर करें कि जो भी क्वालिटी आप बना रहे हैं वो मार्केट के हिसाब से हो, एक्सेप्टेबल हो। और ये ध्यान रखना है मैन्युफैक्चरर्स को कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट स्टील वो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर ओनिंग कि आपका यूज़ किया हुआ रीइंफोर्समेंट स्टील की क्वालिटी जो आप कमिट कर रहे हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए, ताकि कोई भी फेलियर क्वालिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट की वजह से ना हो मार्केट में। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर एन रामकृष्ण राजू भी हैं, ईवीपी हेड है इंजीनियरिंग टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के। रामकृष्ण साहब, प्रोजेक्ट मैनेजर की जो मुखिया की भूमिका में होते हैं जब कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, आपका जिम्मा जमीन पर ये जो प्लान्स बनाए जाते हैं, जो भी प्लानिंग होती है उसको एग्जीक्यूट करने का होता है, उसको लागू करने का होता है। कौन से सेफगार्ड्स और स्टैंडर्ड्स जो हैं आप उनका पालन करते हैं? Yeah, as our co-speakers told just now, that architect, structural engineer, and the producer of steel, as a EPC contractor and infrastructure company in Tata Projects, we are responsible to meet the architectural requirements in the building, whatever shape and structure they are asking. And then what is the structural engineer gives based on the seismic zones available in India, most complicated zones in Himalaya region to the normal region. And the importance of the seismicity is increased. And the type of steel, what we are producing earlier and now high grade steels are producing, we combine all those things and then make the structure on the ground, taking all the precautionary measures and the safety aspects. मैं सच कहूं तो अगर इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हैं तो सबसे पहले मुझे यही लगता है कि अगर अर्थक्वेक आता है तो शायद ये इतनी ऊपर जो माले में रह रहे हैं 22, 23, 34 माले तक, उन लोगों का क्या होता होगा, वो कैसे रहते होंगे। तो जब इस तरह के कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं तो कैसे तय करते हैं कि किस बिल्डिंग को कितनी सुरक्षा चाहिए और कितनी मजबूती की जरूरत है? देखिए, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है बहुत दिस इज बेस्ड ऑन साइंस जी। सो बेसिक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जो भी स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं दे नो हाउ टू डू द कैलकुलेशंस, हाउ टू डू द कंप्यूटेशंस। अल्टीमेटली क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे मल्टी स्टोरीड हो या छोटा स्ट्रक्चर हो, अल्टीमेटली यू नीड टू कैलकुलेट द लोड्स, राइट, करेक्ट रियलिस्टिक एस्टिमेशन ऑफ द लोड्स, वो इंपॉर्टेंट है। लोड बहुत तरह के हो सकते हैं, डेड लोड होता है, लाइव लोड होते हैं, उसके अलावा अर्थक्वेक लोड हो सकते हैं। अब सीज़मिक जोन 2, 3, 4, 5 जहाँ पर भी आपकी बिल्डिंग है, अकॉर्डिंगली सीज़मिक फोर्सेस भी डिफरेंट होंगे। तो वो सब जो आप कंसीडर कहीं विंड भी हो सकता है, टॉल बिल्डिंग में तो विंड बहुत गवर्निंग होता है। अल्टीमेटली इन सब के लिए BIS के स्टैंडर्ड्स हैं, नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अंदर ये कोडिफाइड है कि कितना फैक्टर्स आपको लेना है, क्या लोड्स कंसीडर करने हैं और फिर क्या लोड कम्बिनेशंस लेना है, वो सब चीज़ें कोडिफाइड हैं। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर इंजीनियर को लोड्स एस्टिमेशन करना है, मटेरियल को डिसाइड करना है, स्ट्रक्चर सिस्टम को डिसाइड करना है कि किस तरह के सीज़मिक जोन में किस टाइप के बिल्डिंग के लिए किस टाइप का स्ट्रक्चर सिस्टम यूज़ करना है। व्हेन आई से स्ट्रक्चर सिस्टम, there are several types of structure system which can be used for any building. Right. Some may be useful for some building, some may not be useful for the building. बहुत तरह के स्ट्रक्चर सिस्टम है। सो हम लोग प्रॉपर सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप की बिल्डिंग में, किस तरह की लोकेशन में, किस तरह के सीज़मिक जोन में, किस तरह की सॉइल कंडीशंस के लिए किस टाइप का फाउंडेशन सिस्टम या किस टाइप का स्ट्रक्चर सिस्टम यूजफुल होगा।
फिर उसको BIS कोड या जो भी नेशनल कोड एप्लीकेबल हैं उनके हिसाब से उसको हम यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसको डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल मयंक, यहाँ पर ये जिस तरह की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम जब बात करते हैं घरों में यही बात होती है कि एक घर बन जाएगा तो फिर पीढ़ियों के लिए एक आशियाना हो जाएगा रहने के लिए। ये बात की जाती है कि एक ऐसा मजबूत घर बने कि वो लंबा चले, और सभी यही एक्सपेक्ट करते हैं। कोई बार बार घर नहीं खरीदता, ये हम सब जानते हैं। तब जब आर्किटेक्ट और इंजीनियर और फोरमैन कंज्यूमर को एक ही जगह पर सारी जानकारियां मिले, उसके लिए आपकी इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है और किस तरह के सुझाव आप देंगे लोगों को, जो लोग घर खरीदने जा रहे हैं, क्या उन्हें शुरुआत में कदम उठाने चाहिए? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो इंडिविजुअल हाउसेज बनते हैं वहाँ पे नॉर्मली, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, आम आदमी की मानसिकता ये है कि वो ना स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अपॉइंट करना चाहता है ना आर्किटेक्ट को, बिकॉज उसको वो कॉस्ट वेस्ट लगती है। बिल्कुल। और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स या मेसन्स के रिकमेंडेशन के हिसाब से वो घर बनाता है। बड़े जो कंस्ट्रक्शंस हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज हैं या बड़े हाउसिंग्स हैं, वहाँ पे एक सिस्टमैटिक वर्किंग होती है जहाँ पे एक टीम ऑफ pool of people is appointed like architect, structural engineer, और सिस्टमैटिक कंस्ट्रक्शन होता है। बट अगेंस्ट दिस जो रूरल एरियाज में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि रूरल एरिया में जो भी लोग मकान, दुकान कुछ भी बनाते हैं, आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बिल्कुल अपॉइंट करना चाहिए। जितना पैसा आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर को देंगे, जो कि एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है आपके पूरे कंस्ट्रक्शन की, उससे कहीं गुना ज़्यादा वो आपको पहली बात तो बचा के देगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, बाय राइट कैलकुलेशन ऑफ लोड्स, कि कितना आपको कंक्रीट, कितना रीइंफोर्समेंट, किस ग्रेड का रीइंफोर्समेंट यूज़ करना है, ये सब तय करते हुए साथ ही में वो ये भी इंश्योर करेगा कि आपका मकान ड्यूरेबल रहे। इन सारी कड़ियों को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है गैलेंट में, जिसमें हम अंडर वन रूफ आपको ये सारी सर्विसेज रूरल एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारे सेल्स के लोग अप्रोच करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्किटेक्ट से नक्शा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट बना के प्रोवाइड भी कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर मयंक कही है। गुरमीत जी, मैं आपको यहाँ पर लाना चाहूंगी। आप क्या सलाह देंगी उन लोगों को जो पहली बार घर बना रहे हैं, TMT बार्स को लेकर, सीमेंट को लेकर, RCC को चुनते वक्त क्या भूमिका आप लोगों की रहती है, और क्या, क्योंकि ये बुनियादी चीजें होती है निर्माण के लिए, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आर्किटेक्ट्स का जो प्रिंसिपल रोल, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो ये है कि देखिए, एक तो स्पेशली क्योंकि अगर हम बात करें तो हम लोअर इनकम ग्रुप या जैसे रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं जहाँ पे नो हाउ भी थोड़ा कम है, दैट उनको कॉस्ट भी इम्पैक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, कि वो कंफर्टेबल स्पेस भी हो, क्योंकि आजकल सब जो स्ट्रक्चरली बहुत यूजफुल है, जैसे रीइंफोर्स सीमेंट, कंक्रीट, वो गर्म भी ज्यादा हो जाता है, ठंडा भी ज्यादा हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट जो थर्मल कंफर्ट चाहिए वो भी आर्किटेक्ट्स वो वैल्यू लेकर आते हैं। दूसरा, हमारा जो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सारे सर्विसेज भी इंटीग्रेट आर्किटेक्ट्स अपने प्लानिंग में डालते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, जो घर बनवा रहे हैं, उन सबको थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार होना होगा हर चीज के प्रति, ताकि हम पूरे देश में एक जो जिम्मेदार कंस्ट्रक्शन है वो होगा, मजबूत होगा, तो वो सुरक्षित भी होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि जब एक घर बनाया जाता है, एक कंस्ट्रक्शन कोई भी किया जाता है, किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है, और किस तरह से जब हम बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस कर रहे होते हैं वो किस तरह से देश के निर्माण को एक गति देते हैं। यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जब TMT लगाया जाता है, जब लोग नया घर बनाने जाते हैं, नया कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, जब TMT लगाया जाता है, कैसे उसे चुना जाए, कैसे उसे चूज किया जाए, उसका वो बहुत एक बड़ा फैसला होता है, क्योंकि उस पर बहुत कुछ आधारित होता है जब आप कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं। वो फैसला लेते वक्त क्या ध्यान रखा जाए? देखिए, रीइंफोर्समेंट स्टील किसी भी स्ट्रक्चर की जान है,
उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मेरा आपके व्यूअर्स से, लिसनर्स से यही रिक्वेस्ट है कि जब आप टीएमटी खरीदने जाते हैं तो पूरी कॉस्ट ऑफ आपके जो मकान या कॉम्प्लेक्स या हाउस बनाने की जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट का वो बहुत बड़ा प्रतिशत नहीं है। तो नॉन ब्रांडेड, नॉन स्टैंडर्ड, नॉन BIS अप्रूव्ड, नॉट क्वालिटी अप्रूव्ड या नॉन आर्किटेक्ट रिकमेंडेड स्ट्रक्चरल स्टील का प्रयोग ना करें। डिफरेंशियल कॉस्ट एक आम स्ट्रक्चरल TMT की और एक रेपुटेड ब्रांडेड रिकमेंडेड TMT में आपको बहुत मेजर डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, जो आपके बजट को या आपके घर बनाने की कॉस्ट को इन्फ्लेट करेगा। सो वी शुड ऑलवेज, क्योंकि आम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है जान पाना कि वो एक बार जब पहली बार वो मकान बनाने जा रहा है तो वो क्वालिटी ऑफ स्टील को समझे, उसको टेस्ट कराए, उसके बाद उसको प्रयोग करे। ये पूरा प्रोसेस एक आपको ब्रांड यूज़ करने से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और वो ब्रांड अगर आर्किटेक्ट इंजीनियर से रिकमेंडेड है या आप उस ब्रांड को जानते हैं और आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो डिफरेंशियल माइनर कॉस्ट है उसको इग्नोर करते हुए आपको एक हाई क्वालिटी बढ़िया ब्रांडेड स्टील में जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ कोर ऑफ योर स्ट्रेंथ ऑफ योर हाउस, राइट, एंड इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी मेजर इम्पैक्ट ऑन योर बजट। बिल्कुल। तो यहाँ पर रामकृष्ण राजू साहब, आपको भी मैं लाना चाहूंगी। जैसे मयंक बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट का होगा नहीं, तो जब ये डिसीजन लेना है कहाँ से खरीदना है, ये फैसला लेते वक्त क्या ध्यान रखा जाए, क्योंकि कॉस्ट को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई बार कॉस्ट इफेक्टिव रखने के चक्कर में क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हमारा एर्लियर स्पीकर्स सही बोला। रूरल में हाउस, पहले वाला हाउस बनाने वाला, the cost of the brickwork versus the framed structure is not much. That is a mindset हमारा create किया जाएगा। So better we have to spread the awareness in the rural area that people with a lesser differential amount they can get अच्छा घर बन सकता है, seismic resistant घर बन सकता है। But आजकल मैं देख रहा है villages में भी थोड़ा awareness बढ़ गया। They are also doing a framed structure and they are also doing the proper steel, they are purchasing it. As Mr. rightly said, our earlier speaker, the reinforcement awareness आजकल बहुत बड़ा हो गया villages and rural area में, because lot of people are knowing from the media and other things. So मेरा request है entire structural forum and architectural forum को थोड़ा awareness to be improved through NGOs and then a pamphlets how कैसा घर बनाने ने ये सीस्मिक जोन, स्पेशली इन हिमालय जोन 4 जोन 3 एरिया में जी, थोड़ा अवेयरनेस हम ज्यादा स्प्रेड करता है ना हमारे देश में, इट विल हेल्प द पीपल। ऑल्सो आजकल रीइंफोर्समेंट में 2-3 टाइप्स आ गया। पहले हम यूज करता है माइल्ड स्टील बार जी, अभी TMT बार यूज कर रहा है, वो करोशन रेसिस्टेंस भी हेल्प करता है, फायर रेसिस्टेंस का भी हेल्प करता है, एंड ऑल्सो डक्टिलिटी के लिए भी हेल्प करता है। देयर इज अ 500D बोल के अच्छा स्टील भी आ गया। सो ये अभी थोड़ा स्ट्रक्चरल इंजीनियर को भी ये इंफॉर्मेशन बहुत कम चल रहा है। बिल्कुल। सो इवन एट मिडिल लेवल और लोअर लेवल तो और ज्यादा अवेयरनेस आएगी। यहाँ पर ये बात आपने बहुत इम्पोर्टेंट की है जी। गुरमीत वन जी, मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द हाई राइज बिल्डिंग में फायर रेसिस्टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। वो उसके लिए भी ये TMT स्टील ऑफ 500D आल्सो विल हेल्प। बिल्कुल। यहाँ पर गुरमीत जी एक और बात कही जाती है, जैसे हम दुबई का एग्जाम्पल देखते हैं कि एक अलग तरह का लैंडस्केप है, उसके बावजूद बेहतरीन कंस्ट्रक्शन जो है वो उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। तो क्या भारत कभी उस स्तर तक पहुंच पाएगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंच पाएगा। भारत has shown the way on many fronts. I'm sure construction में भी we will demonstrate and reach new heights. हमारी जो historic buildings है वो ही दिखाती हैं कि हम किस ऊंचे लेवल पे हमारी constructions होती थी, और अभी भी there are cases where you see बहुत high quality की। पर यही है, जैसे education, outreach, capacity building
और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे वर्कर्स के लिए भी, क्योंकि मैं देखती हूँ काफी जगह जैसे रूरल एरियाज में कंक्रीट कास्ट कर रहे होंगे तो वाइब्रेटर्स नहीं यूज करेंगे, या कंक्रीट बनाएंगे तो पानी ज्यादा डाल देंगे, तो उससे उनको ये नहीं मालूम कि जितना आप पानी डालेंगे उतना आपका कंक्रीट वीक होगा. सो यू हैव टू फॉलो दीज ऑप्टिमम. सो आई थिंक कैपेसिटी बिल्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बेचारे बहुत ही मतलब इस सेक्टर्स इस एरिया से आते हैं कि उनकी ट्रेनिंग इसमें एडिक्वेट नहीं है और हम उनको एक साइंटिफिक तरीके से समझाते भी नहीं है. बिल्कुल, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं और हमें ये भी देखना होगा कि ये जो सेक्टर है ये कितना महत्वपूर्ण है. देश की जीडीपी में इन सेक्टर्स का योगदान बहुत ज़्यादा है. इंफ्रास्ट्रक्चर या उससे जुड़े जो क्षेत्र हैं, हर 4 में से 1 भारतीय नौकरी उसमें कर रहा होता है, जो कि कुल रोजगार का 1/4 है. कई विस्थापित मजदूरों को ये सेक्टर रोजगार देता है और ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में कई खूबसूरत निर्माण करता है, जो देश को नए आयाम दे रहा है. ऐसे में इन सेक्टर्स के जो मुख्य किरदार हैं, यानी निर्माण के जो रियल हीरोज हैं, उन्हें या उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है. तो इन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने यहाँ पे की और अगर इन सब का ध्यान हम रखें, थोड़े और जिम्मेदार बने, थोड़े और जागरूक हों, तो बेहतर किया जा सकता है और देश को नई गति दी जा सकती है. आज के शो में इतना ही. नमस्कार.